नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में। जैसे कि आपको पता ही है कि एसी सर्किट हमने शुरू से स्टार्ट किया हुआ है और अपने चैनल पर हम ऑलरेडी 7 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अभी तक हमने आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, डीसी और एसी में डिफरेंस क्या है, प्लस इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है और किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, फेज डिफरेंस क्या होता है, और फेजर अलजेब्रा जिसे हम बोलते हैं, और फेज़र डायग्राम्स उसकी ज़रूरत क्या है और फेज़र डायग्राम्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम पिछले 7 लेक्चर्स में और प्लस कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है हमारे वीके मैथा बुक में से, वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इन लेक्चर्स के साथ जो हमारा वीके मैथा में पहला चैप्टर है एसी सर्किट, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट है, उसके बारे में आज हम उसके बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको टॉपिक के बारे में क्लियर कर देता हूँ कि आज जो जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम करेंगे कि जब हम एसी सप्लाई, आज तक हमने डीसी सर्किट्स में एक एक रेजिस्टेंस को डीसी सप्लाई के लिए देखा था कि जब हम डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कितना करंट आता है आपका, किस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप होता है आपका। आज हम देखेंगे कि अगर प्योर रेजिस्टेंस को, किसी भी प्योर रेजिस्टेंस को हम एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका फेज डिफरेंस क्या होगा। फेज डिफरेंस जिसको नहीं पता पहले वीडियोस देख ले। फेज डिफरेंस क्या होगा, उसकी फेजर डायग्राम क्या होगी और उसकी पावर कैलकुलेशंस कैसे की जाएंगी। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद प्योर इंडक्टर के बारे में और प्योर कैपेसिटिव लोड के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। मान लीजिए इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर ओम है। यहाँ पे एक एसी सप्लाई है, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी गई है, एसी सप्लाई की वोल्टेज हमें दी गई है। किसी भी एसी सर्किट में सबसे पहले हमें, हर जितने भी हम आज सर्किट पढ़ेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे उसका करंट, कि करंट कैसे निकाला जाता है। जैसे जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो इक्वेशन दी गई है, इसमें आपको एक मैक्सिमम वैल्यू दी गई है और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो जब भी हम करंट निकालेंगे तो करंट के लिए जो फार्मूला हमारा होगा वो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू को, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को डिवाइड करना होगा हमें रेजिस्टेंस से, तब हमें आरएमएस करंट पता चल जाया करेगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो इस फार्मूले को हमें याद करना है कि व्हेन ए प्योर रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, द करंट फ्लो विल इक्वल टू द रेशियो ऑफ आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वैसे डीसी में अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोई एवरेज नहीं थी, कोई आरएमएस नहीं थी, कोई पीक नहीं थी, तो वहाँ पे सिंपली वी अपॉन आर था। यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि अगर तो हमें आरएमएस दी गई है तो आरएमएस, अदरवाइज हमें यही वोल्टेज, अदर आरएमएस दी गई है तो ठीक है, अदरवाइज हमें वीएम को कन्वर्ट करना है पहले आरएमएस में। वो कैसे होती है आपको ऑलरेडी हमने बता चुके हैं कि वी आरएमएस कैसे बनती है। हम वी मैक्सिमम वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं √2 से, हमारी जो वैल्यू बन जाती है वो हमारी आरएमएस बन जाती है। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, जो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी उसको हम डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, हमारे पास आ जाएगा आरएमएस करंट। एक बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, जब भी वोल्टेज और करंट के फेज़र के बारे में हम बात करें, अगर दूसरी बात, जो दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है फेस डिस्प्लेसमेंट का। फेस डिस्प्लेसमेंट, फेस डिस्प्लेसमेंट, फेस डिस्प्लेसमेंट देखिए, आपको याद करना है कि जो एक रजिस्टर होता है हमारा, वो कभी भी वोल्टेज और करंट को आपस में जुदा नहीं करता। मींस वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट विच आर पासिंग थ्रू ए रजिस्टर, वोल्टेज एंड करंट विच पासिंग थ्रू ए रजिस्टर आर ऑलवेज इन फेस। मींस यहाँ पे ये जो करंट हमें निकाला है, ये वाला जो करंट है हमारा आई आर एम एस, मान लीजिए ये करंट हमारा यहाँ पे जा रहा है, तो ये वाला करंट और यहाँ पे जो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर, ये दोनों आपस में इन फेस होंगे। ये याद रखना है। ये सिर्फ किसके केस का क्वेश्चन है, ये सिर्फ प्योर रजिस्टर के केस में, प्योर रजिस्टर के केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज और करंट आपस में इन फेस होते हैं।
तो अगर ये आपस में इन फेस होंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी, जो फेज़र डायग्राम हम बनाएंगे, तो वो क्या होगी। मान लीजिए हमारा यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे वोल्टेज, अगर यहाँ पे ये वोल्टेज है हमारी आरएमएस वोल्टेज हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो जो हमारा करंट है, क्योंकि वो इन फेस है, तो करंट भी हमारा अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड वो भी हमारा यहीं पे होगा, क्योंकि वो इन फेस हैं तभी हमारे वो एक ही डायरेक्शन में बनेंगे। अगर वोल्टेज और करंट इन फेस है तो हमारे पास तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, अब देखिए पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर होता है कि जो वोल्टेज और करंट का जो भी आपका एंगल होता है, उस एंगल की जो कोसाइन वैल्यू होती है, आपकी कॉस वैल्यू होती है, कॉस में जो जो भी उसकी वैल्यू होगी उस एंगल की, उसे हम पावर फैक्टर बोलेंगे। मान लीजिए आपके पास, ये मैं रजिस्टर के बारे में नहीं बता रहा, ये मैं आपको जनरली बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी वोल्टेज यहाँ पे है और करंट आपका यहाँ पे है, तो ये आपके आ गया 90 डिग्री। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए पावर फैक्टर पूछूं तो पावर फैक्टर हुआ कोसाइन वैल्यू ऑफ एंगल, कोसाइन वैल्यू कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 0। तो इट मीन्स इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए हमारा जो पावर फैक्टर आ गया वो हमारा 0 आ गया। मान लीजिए आपके पास वोल्टेज यहाँ पे है और करंट आपका यहाँ पे है। वोल्टेज आपको पता है कि करंट 30 डिग्री पे है और वोल्टेज आपकी यहाँ पे है 0 डिग्री पे, तो वोल्टेज और करंट में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारी वो 0.866 होती है। तो यहाँ से हमारा इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए हमारा पावर फैक्टर कितना है, ये है हमारी वैल्यू, ये कोसाइन वैल्यू है आपकी एंगल की, जो एंगल आपका वोल्टेज और करंट पे है। तो इसी तरीके से अगर हम प्योर रजिस्टर के केस में निकालें, तो इसी प्रकार अगर हम इस डायग्राम के लिए निकालें, इस डायग्राम के लिए, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा एंगल है, हमारा जो वोल्टेज और करंट में कितना एंगल है हमारा 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 0 जो हमारा होता है वो होता है हमारा 1। तो इट मीन्स हमारा जो पावर फैक्टर है फॉर ए प्योर रजिस्टर वो हमारा यूनिटी है, वो हमारा 1 है। ठीक है जी, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर होती है। पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच जो लाई करती है, 0 से 1 के बिटवीन लाई करेगी। कम से कम पावर फैक्टर आपका 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पावर फैक्टर आपका 1 होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 है, इट मीन्स मैक्सिमम पावर फैक्टर है, जो कि अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा पावर फैक्टर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जब हम प्योर रजिस्टर की बात करेंगे तो हमारे पास जो पावर फैक्टर आ जाएगा वो हमारा हमेशा 1 होगा। तो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट, अच्छा लास्ट में अगर आपको कैलकुलेट करनी है पावर, तो एसी सप्लाई के लिए जो पावर का फार्मूला होता है आपका, वो आपको याद कर लेना है, वोल्टेज आरएमएस मल्टीप्लाई बाय आई आरएमएस मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ये आपका पावर का फार्मूला है, इसको आपको रट लेना है। देखो डीसी में जब हम पावर कैलकुलेट करते थे तो वहाँ पे क्या था, V इंटू आई, तो ना तो V के नीचे कुछ लिखा हुआ था ना I के नीचे, क्योंकि वो वहाँ पे कोई आरएमएस या एवरेज नहीं होती। तो फार्मूला तो यहाँ पे भी यही है कि VI पर वैल्यूज़ कौन सी लेनी है हमें, आरएमएस वैल्यूज़, और साथ में हमें मल्टीप्लाई कर देना है पावर फैक्टर को, क्योंकि पावर फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पावर फैक्टर आपका यहाँ कहीं पे कम हुआ तो करंट और वोल्टेज कितनी भी आ जाए हमारा पावर हमारी कम ही आएगी। वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखते रहेंगे। तो अभी हमने क्या, हम एक बार दोबारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। करंट कैसे निकालेंगे हम, VRMS बाय R करके। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही है कि रेजिस्टेंस है अगर, तो प्योर हमने याद ही कर रखा है ये पॉइंट, तो कि वो इन फेस होंगे। अगर इन फेस होंगे तो हमारा पावर फैक्टर 1 आएगा और पावर का फार्मूला ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने लगा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक रजिस्टर है यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, वोल्टेज आपको दी गई है
ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसने पूछा है यहाँ पे कि करंट निकालो पहले तो, दूसरा इसने पूछा है कि यहाँ पे इसकी पावर कैलकुलेट करो जी, और फेज़र डायग्राम बनाओ, फेज़र बनानी है हमें। तो सबसे पहले हमें करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि करंट, जो करंट आपको सीधा इसके पैर में कुछ नहीं, इट मीन ये कौन सा करंट होता है हमारा, आरएमएस, आपको याद रख लेना है कि देखो ये करंट पूछा है इसने, इसके पैर में ना तो एवरेज लिखी है वैल्यू, ना पीक लिखी है, ना आरएमएस लिखी है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमें जनरली अपनी तरफ से मानना है कि वो हमें कौन सा करंट पूछ रहा है, हमें आरएमएस करंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले आरएमएस करंट के लिए हमें वी आरएमएस पता होना चाहिए। तो वी आरएमएस निकालेंगे सबसे पहले। आरएमएस वैल्यू आपकी होती है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, हमारी 14.14 डिवाइड बाय √2 किया हमने। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 10 वोल्ट। तो हमारी आरएमएस वैल्यू जो वोल्टेज है हमारी वो है 10 वोल्ट। उसके बाद देखिए हम करंट निकालेंगे, करंट आरएमएस करंट, ऊपर वैल्यू पुट करेंगे हम 10 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हमारी कितनी है, हमें 2 ओम दी गई है। तो यहाँ से हमारा जो करंट आ जाएगा वो 5 एम्पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो हमारा 5 एम्पेयर है। ये बात क्लियर हुई। सबसे पहले हमारा जो आंसर निकल गया, जो हमारा आंसर निकल के आया वो है हमारा 5 एम्पेयर। ये तो सॉल्व हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पावर की बात कर रहा है। अगर फेज़र की बात करें, अगर इसके पावर फैक्टर की बात करें, क्योंकि पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वी आरएमएस आई आरएमएस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो वो वी आरएमएस हमारी यहाँ पे, क्योंकि ये प्योर रजिस्टर है तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी हमने पढ़ा था कितना आ जाएगा, 1। तो अगर हम यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करें, वी आरएमएस 10 मल्टीप्लाई बाय आई आरएमएस 5 और 1, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 50 वाट आ जाएगा जो हमारा आंसर। ये जो पावर हम निकाल रहे हैं, हमारी ये जो पावर है ये हमारी रियल पावर है, रियल पावर। ये जो हम पावर का फार्मूला लगा रहे हैं ना, ये रियल पावर का फार्मूला है, ठीक है। इसको रियल पावर बोलते हैं, या फिर इसको एक्टिव पावर बोलते हैं, जिसमें कॉस थीटा होता है आपका, ठीक है। 2 तरह की पावर और होती है, एक रिएक्टिव होती है और एक होती है आपकी अपरेंट। उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके बिना एक चीज़ आप यहाँ पे और नोट करो कि ये जो आपका फार्मूला है, क्योंकि एक रजिस्टर में हम डीसी के केस में कैसे निकालते थे टोटल पावर, एक फार्मूला हमारा और होता था I²R। तो यहाँ पे भी लगा के देख लेते हैं I²R को। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊँ पावर के लिए I²R का, तो हमारा करंट कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 25/2 हम मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 50 वाट। तो इट मीन जो हमारा ये फार्मूला है ये हमारा वैलिड है इसके केस में भी, जो हम डीसी के केस में जैसे निकालते थे, तो एसी के केस में भी हमारे पास यहाँ पे जो हमारी पावर आई, तो एसी के केस में भी हमारी यहाँ पे जो पावर आई वो हमारी 50 वाट ही आई है। तो हाँ, चाहे आप ये फार्मूला लगा लो चाहे आप ये फार्मूला लगा लो, दोनों फार्मूले आपके सही हैं एक्टिव पावर निकालने के लिए, कि एक्चुअल में पावर कंज्यूम कितनी हुई है। एक्टिव पावर का आपको याद रख लेना है, ये जो आपके यूनिट होते हैं वो आपके वाट होते हैं। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक। तो ये आपका रेजिस्टेंस के लिए ये सारा आपका था। इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लेना, आगे आपके बड़ा काम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है व्हेन ए प्योर इंडक्टर कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंडक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ कि इंडक्टर आपका एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एक आपका एलिमेंट है जिसकी जो वैल्यू होती है वो L से हम एक इंडक्टर को डिनोट करते हैं, और जो इंडक्टर इसको बोलते हैं इंडक्ट, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंडक्टेंस। जो हमारी इंडक्टेंस होती है, इसके जो यूनिट होते हैं इसको मापने का जो हमारे पास यूनिट है वो है हमारा हेनरी। तो इंडक्टर का काम क्या होता है, इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपोज करता है, अपोज करता है चेंज इन करंट को इंक्रीज या डिक्रीज होने में अपोज करता है। इसको वैसे हम बोलते हैं अपोजिशन टू द
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। किसी वायर में अगर इंडक्टेंस ज़्यादा होगा इट मीन्स वो उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा करंट के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने को। हमें पता है कि जो हमारी एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई में जो करंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंक्रीज़ होता है, मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, फिर ज़ीरो पे आता है, फिर हमारा नेगेटिव में आके फिर ज़ीरो पे आता है ना। तो ये जो हमारी ये जो हमारा चेंज है करंट में, जो चेंज आ रहा है हमारा, इसको अपोज करता है हमारा इंडक्टेंस। ओके, अगर ये करंट चेंज ना होता, अगर करंट किसी वायर में सिर्फ इस तरीके से जा रहा है तो वहाँ पे कोई भी ऑपोजिशन नहीं होगी। मीन्स इंडक्टेंस जो हमारी होती है, जो हमारी इंडक्टेंस जो हमें अपोज करेगी करंट को, वहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी ज़ीरो होगी। इट मीन्स इंडक्टर्स जो अपना पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एसी में करता है। और जो टोटल अपोजिशन देता है ये, और ये एक कोई भी इंडक्टर जो टोटल ऑपोजिशन, जैसे कि रजिस्टर ऑपोजिशन देता है ना, उसी तरीके से एक इंडक्टर भी ऑपोजिशन देता है। उस ऑपोजिशन का नाम है एक्सएल, या फिर बोलते हैं हम उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल से डिनोट की जाती है, और इसके जो यूनिट होते हैं वो वही होते हैं आपके जो रेजिस्टेंस के होते हैं, क्योंकि ये भी करंट को अपोज करता है और रेजिस्टेंस भी करंट को अपोज करता था। दोनों के आपके यूनिट है वो सेम आएंगे। इसका एक फार्मूला होता है आपका इसको बनाने का, क्योंकि हमारे पास इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हेनरी में होती है, एल में। हमें बनाना है उसे ओम में, तभी वो करंट को अपोज करेगा ना। तो हमें एक्सेल जब हम कन्वर्ट करते हैं, एल को एक्सेल में हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2 π f l। यहाँ पे 2 π की वैल्यू आपको पता ही है कि पाई की वैल्यू हमारी 3.14 होती है, और f की वैल्यू यहाँ पे जितनी भी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, चाहे वो 50 हर्ट्स है चाहे वो 60 हर्ट्स है, जितनी भी होगी वो आ जाएगी, और l की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टोटल इंडक्टेंस, हमारी जो टोटल रिएक्टेंस है वो आ जाएगी आपकी। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले हमें किसी भी सर्किट में अगर हमें एल दिया गया हो तो हमें कन्वर्ट कर लेना है उसको एक्सएल में, तो ये आपका टोटल अपोजिशन आ जाएगा। या फिर 2 π f l का फार्मूला, ये जो 2 π f l होता है इसको किसके बराबर पुट करते हैं हम, ओमेगा के। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल भी हो सकता है। अगर मान लो कहीं पे कहा है कि एल की वैल्यू आपकी है 2, और जो हमारे पास जो वेव दी गई है, जो वोल्टेज हमें दी गई है वो है हमारी 10 sin 15t। तो बजाय इसके कि पहले इस ओमेगा को हम एफ़ निकालें और एफ़ को फिर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, हम सीधा कह सकते हैं कि ओमेगा एल जो हमारी, अगर इसकी रिएक्टेंस निकालनी हो हमें, तो हम सीधा क्या करेंगे, पुट कर देंगे ओमेगा की वैल्यू साइन और टी के अंदर जो लिखा है वो ये ओमेगा होता है ना हमारा इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी आ जाएगी, 30 ओम आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हमें दिया गया हो कि करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालेंगे, ये वोल्टेज और डिवाइड बाय टोटल रिएक्टेंस। करंट का फार्मूला क्या होता है, अगर किसी इंडक्टर में, अगर किसी करंट में हमें इंडक्टर में कभी करंट निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है V/RMS डिवाइड बाय XL, ये फार्मूला होता है। ठीक है जी, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कहीं पे इंडक्टिव रिएक्टेंस दी गई हो तो उस इंडक्टिव रिएक्टेंस को सर्किट में कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या उसके फेजर रिजल्ट्स आते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे एक प्योर इंडक्टर दिया गया है, प्योर इंडक्टर दिया गया है, उसको कोई एसी सप्लाई दी गई है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, और करंट यहाँ पे पूछा गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्योर इंडक्टर क्यों कहा गया है इसको। यहाँ पे कहा है कि प्योर इंडक्टर के साथ कनेक्ट है। तो प्योर इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट होता है कि ये जो आपकी वायर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये एक सिर्फ प्योर इंडक्टर की प्रॉपर्टी पैदा कर रही है।
यहाँ में इस वायर जिस मटेरियल से भी ये वायर बनी हुई है, इस वायर की रेजिस्टेंस है जो 0 है। बेशक ये चीज़ जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल चीज़ है, क्योंकि कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं बना जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो। तो यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकली हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर सिर्फ कहीं पे कुछ सिर्फ इंडक्टर हो तो इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा एसी सर्किट में। तो हम सिर्फ इंडक्टर का बिहेवियर पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस इसमें नहीं आएगी। रेजिस्टेंस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस में हीट पैदा होती है ना, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर हीट पैदा कर देंगे किसी इंडक्टर में तो वो रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। तो हमें प्योरली सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर का इफेक्ट देखना है कि उसका बिहेवियर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, ये जो हमें इंडक्टेंस दी गई है इस इंडक्टेंस को हमें कन्वर्ट कर लेना होता है किस में, एक्सएल में, जैसा कि हमने सीखा। तो एक्सएल जो हमारा आता है वो या तो होता है 2πfl या हमारा होता है ओमेगा एल। तो यहाँ पे क्योंकि ओमेगा गिवन है तो हम सीधा पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ओमेगा की वैल्यू है 1000 और एल की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है मिली हेनरी। तो मिली हेनरी मीन्स 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ होता है अगर मिली दिया गया हो। अगर माइक्रो हो तो 10⁻⁻6 होता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो ये जो 10⁻³ है ये नीचे आ जाएगी ना। इसको हम अगर हमने कभी भी माइनस को हटाना हो पावर में से तो यहाँ पे भी ये पावर लिखी होगी, इसको नीचे लिख दो, 3 0 नीचे लिख दो। तो ये आपस में कट हो गई, हमारे पास जो रिएक्टेंस आ गई इंडक्टिव रिएक्टेंस वो 2.5 ओम आ गई। अब हम क्वेश्चन को आगे ले सकते हैं। अब देखो, अब हमें निकालना है इसमें सबसे पहले तो करंट। तो करंट क्या होता है हमारा, आर एम एस वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सएल। इट मीन्स हमें निकालनी, ये हमें दी गई है जो यहाँ पे, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू गिवन होती है। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो आरएमएस वैल्यू का जो फार्मूला होता है हमारा मैक्सिमम डिवाइड बाय √2। तो मैक्सिमम डिवाइड बाय अगर हम √2 करके देखेंगे यहाँ पे 14.14 1.414, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, आपकी वोल्टेज आ जाएगी 10। तो इसके बाद देखिए, अगर हमें यहाँ पे करंट निकालना है, अब हम VRMS की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कितनी है ये हमारी VRMS, हमारी कितना आया है हमारा 10, और एक्सएल कितना आया था हमारा 2.5। तो यहाँ से हमारे पास 4 एम्पेयर करंट आ गया। तो इस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो टोटल 4 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट इसका बनाना है हमें फेजर डायग्राम। आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो करंट, ये 4 एम्पेयर का ये जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ये करंट अगर किसी इंडक्टर में से, प्योर इंडक्टर में से पास होता है तो ये वाला 4 एम्पेयर करंट, इसका जो एंगल होता है वो -90 डिग्री होता है। -90 डिग्री का मतलब है अगर मैं वोल्टेज को यहाँ पे मान लूँ कि यहाँ पे मेरी वोल्टेज है, रेफरेंस पे वोल्टेज रखी है, कितनी है ये 10 वोल्ट। तो मेरा जो ये करंट है, इस करंट को, क्योंकि ये इंडक्टर में से पास हो रहा है ना, तो इस करंट को बोलेंगे हम IL करंट। तो ये जो IL करंट है ये 90 डिग्री हमारा लैग करता है। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि ये 90 डिग्री लैग करता है। जब कभी भी आपको प्योर इंडक्टर दिया गया होगा, आपका यहाँ पे जो करंट होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस में केस में क्या था, रेजिस्टेंस के केस में क्या था कि वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज रहते हैं। पर यहाँ पे नोट कर लो बच्चे कि जो हमारा करंट पास थ्रू ए प्योर इंडक्टर, यहाँ पे प्योर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर प्योर ना होता तो 90 से कम होता, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। प्योर इंडक्टर इज ऑलवेज लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसको याद करो आप। तो अब अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, अगर हम नेक्स्ट हम निकालें कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर हमारा क्या होता है जी, पावर फैक्टर हमारा होता है इट इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सिर्फ एंगल नहीं, कॉसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट में एंगल कितना है हमारा 90। तो कॉस 90 की वैल्यू जो हमारी होती है वो हमारी 0 होती है। तो हमारा पावर फैक्टर क्या आता है हमारा 0 आता है। तो
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर इंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। ज़ीरो पावर फैक्टर होता है हमारा। तो इसके बाद अगर हम इसकी पावर कैलकुलेशंस के बारे में देखें तो पावर कैलकुलेशंस में क्या आएगा हमारे, अगर हम पावर को कैलकुलेट करें, पावर का फार्मूला V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, कॉस फाई कह लो, कॉस थीटा कह लो। वोल्टेज हमारी आरएमएस वोल्टेज, यहाँ पे आपको पता है कि हमें आरएमएस वैल्यूज पुट करनी होती हैं, ठीक है। तो आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस हमारी ऐसी 10, तो ये आया था हमारा 4। कॉस फाई कितना आ गया हमारा, कॉस फाई आया हमारा 0। तो यहाँ पे अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 0 वाट। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि हमारा किसी भी प्योर इंडक्टर में जो पावर कंज्यूम्ड होती है, पावर कंज्यूम्ड दैट इज इक्वल टू 0 होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्योर इंडक्टर में पावर कंज्यूम 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि पावर फैक्टर यहाँ पे 0 होता है। अगर कहीं पे पावर फैक्टर ही नहीं होगा तो वहाँ पे पावर भी पैदा नहीं होगी। तो ये एक प्योर इंडक्टर की प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है जी। ये एक प्योर इंडक्टर की प्रॉपर्टी, आप इसको अच्छे तरीके से देख लो। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एल को कन्वर्ट किया किसमें, एक्सएल में, यहाँ पे ये हो गया था। उसके बाद हमने आरएमएस वैल्यू निकाली वोल्टेज की, तो वो 10 आ गई थी। उसके बाद हमने वोल्टेज को डिवाइड कर दिया किससे, इंडक्टिव रिएक्टेंस से, 4 आ गया था। उसके बाद हमने क्या याद किया कि करंट जो हमारा होता है कि प्योर इंडक्टर के केस में 90 डिग्री लैग करता है। ये आपको याद करना है, मैं बार बार पूछूंगा आपको कोर्स के दौरान। तो पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट में अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो हमारा पावर फैक्टर आ जाएगा 0। अगर पावर फैक्टर ही नहीं होगा तो हमारी पावर कंज्यूम भी 0 होगी। हाँ, 2 तरह की पावर और होती है, आपको पहले ही बताया था कि एक पावर होती है हमारी, ये तो इसको, इस पावर को जो हम, ये जो फार्मूला है ये हमारा किस पावर का फार्मूला है, हमारा एक्टिव का या रियल का या ट्रू पावर का, जो असल में पावर पैदा होती है हमारी। एक हमारी पावर, अगर वो पूछ ले कि एपरेंट पावर क्या है, एपरेंट पावर, तो एपरेंट पावर का फार्मूला पता है ना, मैं V मल्टीप्लाई बाई आई, सिर्फ वो इसके यूनिट होंगे वो VA होंगे। तो V हमारा कितना 10, A हमारा कितना था 4, तो 40 VA इसकी पावर है, 40 VA। तो ये एपरेंट पावर होती है। अगर रिएक्टिव पावर पूछी, और रिएक्टिव पावर उसका फार्मूला V इंटू आई इंटू साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा होता है। तो V हमारे यहाँ पे 10, सॉरी, यहाँ पे आएगी 10, और करंट हमारा 4, साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, 40 VAR। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया बच्चे, क्या क्लियर होगा कि जितनी भी हमारी एपरेंट पावर है तो हमारी रिएक्टिव पावर बन गई। एक्टिव पावर तो उसमें 0 कंपोनेंट है। रिएक्टिव पावर उसकी 40 VAR है, एक्टिव एपरेंट पावर भी यही है, और ये जो पावर है ये हमारी 0 होगी। ओके जी। तो ये सारा जो था हमारा, इसमें बेसिकली तो आपको ये याद करना है कि करंट हमारा लैग करता है। क्लियर भी बात। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं हम। नेक्स्ट केस देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड टू AC सप्लाई। अगर एक कैपेसिटर को हम किसी AC सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे भी प्योर कैपेसिटर की बात की गई है। तो प्योर कैपेसिटर मीन्स एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी जो प्लेट्स हैं ऐसे मटेरियल से बनी है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस तरीके के जो कैपेसिटर होते हैं उसका क्या बिहेवियर होता है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जो माइक्रोफैरड यूनिट है, कैपेसिटर के यूनिट हमारे क्या होते हैं, माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओम में, तभी हम करंट निकाल पाएंगे। तो जिस तरीके से हमने इंडक्टेंस को एक्सएल में कन्वर्ट किया था, एक्सएल मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, कि ओहम यूनिट में पैदा होने वाली टोटल अपोजिशन क्या होगी इंडक्टर के द्वारा, उसको हमने बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक कैपेसिटर
किसी करंट को कितना अपोज करेगा जब इसकी वैल्यू आ जाएगी ओम में, उसको बोला जाता है एक्स सी। इसका नाम होता है जी कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो इसका जो फार्मूला होता है हमारा 1/ओमेगा सी होता है। एक्स सी का जो फार्मूला होता है हमारा 1/ओमेगा सी होता है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले तो हमें इस कैपेसिटर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स सी में कन्वर्ट कर लेते हैं कि जो हमारा एक्स सी आएगा वो आएगा हमारा, उसकी वैल्यू है 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा यहाँ पे गिवन है हमें 1000 है, तो आप पुट कर लो, ऊपर आ जाएगा हमारा 50। ये देखो 1/ओमेगा हमारा आ गया 1000, सी 50 10⁻⁻6। इस 6 को अब हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे ना, 6 जीरोज ऊपर आ जाएंगी हमारी, नीचे है हमारा ओमेगा और 50। यहाँ पे इसको अगर हम 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, एक ये कट जाएगा और 5 को करेंगे हमारा आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हमारी जो एक्स सी की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 20 ओम। क्लियर जी। इसके बाद करंट निकालने का सेम ही फार्मूला है हमारा। जो करंट होता है हमारा, कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट होता है हमारा, वो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय ऑपोजिशन। ऑपोजिशन यहाँ पे क्या है हमारा, एक्स सी है, और वोल्टेज कौन सी होती है हमारी, आर एम एस। तो पहले हम इसको आर एम एस वैल्यू बनाएंगे। इसकी अगर हम आर एम एस वैल्यू बनाएं तो वो हमारी 28.2828 डिवाइड बाय √2। तो यहाँ से हमारी आर एम एस वैल्यू निकल जाएगी, ये हमारी लगभग आ जाएगी 20 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें 20 को 20 से डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा 1 एम्पेयर करंट। इट मीन यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमारा 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। ओके जी, 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है हमारे कैपेसिटर के अंदर से। अब नेक्स्ट हमें बनानी है इसकी फेजर डायग्राम। आपको याद करना है, जैसे आपने रेजिस्टेंस में याद किया था कि वोल्टेज एंड करंट दोनों में एंगल 0 होता है, और इंडक्टर के केस में, ये रेजिस्टेंस का केस है, इंडक्टर के केस में करंट जो था 90 डिग्री लैग करता था। तो कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। ये याद रखना है आपको। आप यहाँ पे लिख लो, इन ए प्योर कैपेसिटर द कैपेसिटर करंट इज ऑलवेज 90 डिग्री लीड अहेड द वोल्टेज से 90 डिग्री वो लीड करता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी फेजर बनाएं, मान लीजिए हमने 0 पे यहाँ पे वोल्टेज बनाई है 20 वोल्ट, तो हमारा जो करंट आएगा हमारा 1 एम्पेयर करंट हमारा वो यहाँ पे आएगा, लीड करेगा, यहाँ पे आएगा 1 एम्पेयर करंट। क्योंकि लीड करने का मतलब होता है जिसका एंगल बड़ा होता है वो लीड करता है। जहाँ हम देखते हैं कि एंटी क्लॉक वाइज, ये देखो हमारा जो करंट है आईसी वो एंटी क्लॉक वाइज है। अगर एंटी क्लॉक वाइज है, इट मीन्स क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है। अब इट मीन्स हमारे पास, अगर इसका मैं पावर फैक्टर बोलूँ तो पावर फैक्टर भी अगर 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 कितना आ जाएगा हमारा, 0। तो इट मीन्स प्योर कैपेसिटर का पावर फैक्टर कितना होता है हमारा, पावर फैक्टर हमारा होता है 0। पावर फैक्टर होता है हमारा 0। और इसके बाद देखो, अगर हम निकालें यहाँ पे पावर, तो पावर होती है हमारी V × I × cos थीटा। ये कौन सी पावर निकाल रहे हैं हम, एक्टिव रियल, जिसका आंसर आएगा हमारा वाट्स में। तो वोल्टेज हमारी थी 20, करंट हमारा 1 और cos फाई 0, तो 0 वाट। इसमें भी सेम केस हम लिखेंगे कि इन ए प्योर कैपेसिटर द पावर कंज्यूम्ड इज़ 0। क्यों 0? क्योंकि पावर फैक्टर जो हमारा cos थीटा जो हमारा है वो 0 है। तो पावर फैक्टर जब तक 0 होगा ये कोई भी पावर पैदा नहीं होने देगा, तो इसमें कोई भी रियल पावर पैदा नहीं होगी। तो ये हमारा केस है प्योर कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर के केस में आपको एक तो ये फार्मूला याद कर लेना है, x = 1/ओमेगा सी, और एक हमें याद कर लेना है ये वाला, ये कि करंट जो हमारा होता है, करंट हमारा 90 डिग्री लीड करता है, किससे, वोल्टेज से। अच्छा, दूसरी चीज़ हम अपने आप याद कर लेंगे। अगर हमने वोल्टेज पूछा हुआ हमसे, तो वोल्टेज क्या करती है, करंट से वोल्टेज क्या करती है, लैग। पर हमें तो सिर्फ एक ही रेफरेंस बनाना है, हम सिर्फ करंट के बारे में बात करेंगे।
ये करंट कैपेसिटर के केस में क्या करता है, लीड करता है, इंडक्टर के केस में लैग करता है। क्लियर हुई जी बात ये। तो ये हमारा प्योर कैपेसिटर था। इसके बाद अगर कोई इम्प्योर हो, अगर किसी में किसी इंडक्टर के पास कोई रेजिस्टेंस इसके साथ में लगी हुई हो, उसका क्या बिहेवियर होगा, या किसी कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस लगी हुई हो उसका क्या बिहेवियर होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।